गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने कल कहा था आपसे कि कल से यानी कि आज से हम लेक्चर को बहुत अच्छे से लेके चलने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। जी हाँ, अब इस लेक्चर को हम बहुत अच्छे से लेके चलने वाले हैं और डेली बेसिस पे इसी तरीके से होगा। देखिए, आपको एक उदाहरण यानी कि कोटेशन दी जाएगी ताकि आप उसको अपने आंसर राइटिंग या फिर एथिक्स में यूज कर सकें। उसके अलावा जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसका या तो एमसीक्यू फॉर्म में या फिर मेंस आंसर राइटिंग के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों, अब आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि टेलीग्राम पे मैं डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन और एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आर्टिकल इसलिए प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग की पढ़ने की हैबिट हो जाए और इंग्लिश पढ़ने में आप लोग थोड़ा सा इजी हो जाए, आसान हो जाए आप लोग के लिए इंग्लिश पढ़ना। और आप लोग को डेली बेसिस पे करंट से जुड़ा एक क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग के लिए भेजा जाएगा टेलीग्राम पे, और फिर उसके कुछ टाइम बाद आपको मॉडल आंसर भी भेजा जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और यही समय है अब अपनी कमर कसने का। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं होते ना अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो भूल जाए कि यूपीएससी 2024 आपका होने वाला है, क्योंकि यार एक एक दिन करके धीरे धीरे गुजर जाएगा, फिर रह जाएंगे वहीं जहाँ पिछले साल थे। तो भैया अब कमर कस लीजिए, अब कोई भी इफ बट नहीं चलने वाला है। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ दोस्तों कि कुछ बच्चे हैं जिन जो सुबह से शाम तक लेक्चर नहीं देख पाते, लेकिन रात के कभी 9 बजे, कभी 9:30 बजे, कभी तो 10:30 बजे एक कमेंट आया कि सर आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। तो यार आप उनकी डेडिकेशन देखो कि सुबह तक अगर कहीं फंसे हैं सुबह में, तो रात को लेक्चर देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, मतलब लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ तो फायदा होगा उनको। और फिर इस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं। आप सोचिए, हम दिन भर फ्री हैं तब भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो पूरा दिन बिजी थे उसके बाद भी रात में आके वो लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब आप और वो सामने होंगे तो किसका सिलेक्शन होगा। तो भाई डेडिकेशन दिखाइए और अभी से लग जाइए। अगर आप अभी से तैयारी शुरू नहीं करते हैं तो फिर आप सोच लीजिए कि आपका होने वाला भी नहीं है। जो पिछले साल जहाँ थे आप वहीं फिर रहने वाले हैं अगले साल भी। आज अच्छा दिन है शुरुआत करने के लिए, मंडे है, वीक का पहला दिन है। तो आप चाहें तो पूरे जोर शोर से तैयार करिए और इसको पूरा बरकरार रखिए, इस जोश को, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पहले अच्छी लग रही होगी। अगर ये पहले अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको बंद कर दीजिए, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। और अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर पहल अच्छी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे बात करें, भारत ने अपना पहला मानवीय सहायता अभियान भेज दिया है गाजा के लिए। अब इसमें क्या क्या था, तो दवाएं हो गई, खाना हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया। आपको पता होगा दोस्तों कि इसराइल ने मेडिकल के ऊपर भी हमला किया था। अब वहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है, इसराइल कह रहा है कि हमास ने किया था, हमास ने कह रहा है कि इसराइल ने किया था, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन हॉस्पिटल पे अटैक तो हुआ था, अब किसी ने भी किया हो। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की जाने गई दोस्तों। 120 से अधिक बच्चे अभी जो इसराइल के द्वारा सप्लाई कट की गई है हॉस्पिटल की ना, तो उसकी वजह से खतरे में 120 नवजात शिशु। तो भैया यूनिसेफ ने इसको वार्न किया है कि कम से कम बच्चों के साथ तो रहम करो। मतलब बच्चों की इसमें क्या गलती है, अभी तो ये पैदा ही हुए हैं, अब इनकी क्या गलती है। इनको तो पता भी नहीं होगा कि वार क्या होता है, इसराइल क्या है, हमास क्या है, फिलिस्तीन के, इनको तो ये भी नहीं पता है, तो इनकी क्या गलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे यूनिसेफ ने भी इसराइल और हमास दोनों को चेतावनी दी है। उसके अलावा आप देखें कि भारत ने अपनी पहली मानवीय सहायता भेज दी है गाजा के लिए। ये हमारी अच्छी बात है दोस्तों। हम आतंकवाद के हमेशा से खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आतंकवाद तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन जरूरत किसकी। अब यहाँ पे जो मारे जा रहे हैं वो तो बेचारे आम जन मारे जा रहे हैं, आम जनता मारी जा रही है। तो उनकी सहायता के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, मानवता के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो हमने मानवता के लिए भी कदम उठाया, हमने मानवीय सहायता भी भेजी, लेकिन हम आतंकवाद के हमेशा से खिलाफ रहेंगे। बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी सोच है हमारी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज यहाँ पे बात की जा रही है कि 17 ट्रक भेजे गए हैं सहायता के लिए। किसके थ्रू होकर के, तो इजिप्ट के थ्रू होकर के। अब आप लोग का काम ये बढ़ जाता है कि आप लोग तुरंत मैप में जाकर के इजिप्ट को देखिए और उसके आसपास के क्षेत्रों को देखिए। आपको कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि अगर इजिप्ट, इसराइल, फिलिस्तीन इनसे जुड़े किसी बॉर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि आप देखेंगे बार बार ये लोग चर्चा में आ रहे हैं। इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, इसराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हालांकि मैप में कल दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज आप लोग देखिए। अब मेरा यही तरीका रहेगा, एक बार आप लोग अपने से खुद तो मेहनत कीजिए, तभी ना आपको ज्यादा याद रहेगा। जब आप लोग कोई चीज खुद से सर्च करेंगे ना, तो वो चीज आपको थोड़ा देर तक याद रहेगी। तो यहाँ पे वही बात कह कि इसराइल ने जो बिजली काट दी थी, पानी की सप्लाई काट दी थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग की जान खतरे में आ गई थी। और हमास ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे 4600 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए, नागरिक लोग मारे गए हैं। तो जब कांड कर रहे थे तब नहीं सोच रहे थे कि कौन मारा जाएगा। तुमको कैसे परवाह होने लगी सिविलियंस की, तुम्हें तो जाके करे हो सब कुछ। तो भैया जान, देखिए वार कहीं पे भी हो, वो होता है दो नेताओं, दो सेनाओं के बीच में, लेकिन जाने जाते हैं हमेशा सबसे ज्यादा सिविलियंस की। चाहे आप रशिया यूक्रेन का देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे इसराइल और फिलिस्तीन का देख लीजिए। तो ये मुद्दा है। बाकी यहाँ पे यूनिसेफ हो गया और यूएन हो गया, इन दोनों ने आलोचना की है कि इस तरीके से मत करिए, कम से कम अस्पताल के ऊपर तो रहम करो यार। वहाँ पे बच्चे हैं, नवजात महिलाएं या कोई बुजुर्ग है, तो उसके बारे में तो सोचो। ये रहा दोस्तों आपका पहला कोटेशन। और मैंने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ लिया है। उसके पीछे की वजह है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम स्वस्थ हैं, हमारी तबीयत ठीक है, तभी हम बाकी के सारे काम कर सकते हैं। अगर हमारी तबीयत ही ठीक नहीं है, हम खुद स्वस्थ नहीं, तो हम कैसे पढ़ेंगे। अगर हम आईएएस ऑफिसर बन जाए और स्टेशन पे जाकर के बोलें कि भैया देखो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो कोई मानेगा हमारी बात। तो पहले हमें खुद स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे, कोई और काम कर पाएंगे। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। भैया अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम की दिक्कतें हो रही होंगी और भी दिक्कतें हो रही होंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए।
और सुबह सबसे पहले तो सुबह उठिए और सुबह उठ के हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए, सबसे पहले काम तो ये करिए। और अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है ये, क्योंकि जैसे जैसे आप रनिंग करेंगे ना तो आपके बॉडी से जब पसीना बाहर निकलता है भैया वो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। तो अगर मुमकिन हो तो रनिंग करिए, नहीं तो फिर ये आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह सुबह योगा कर सकते हैं। और फिर गर्म पानी तो पीजिए आप, मतलब गर्म पानी खौलता हुआ पानी नहीं पीना है, गुनगुना गर्म पानी आप पीजिए, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह जब बासी मुंह पीते हैं बिना मुंह धुले, अब आप कहोगे हैं सर ये कौन करता है, यही किया जाता है। आपको पता होगा ना कि लार में एंटीबायोटिक पाई जाती है। ऐसे थोड़े ना बुजुर्ग लोग बोल गए थे, बस बुजुर्ग लोग बोल गए थे, वहां पे इनके पीछे साइंटिफिक तर्क नहीं दिए थे, लेकिन अब यही चीजें साइंटिफिकली प्रूव हो रही हैं। तो दोस्तों आपका पहला कोटेशन बात कर रही है स्वास्थ्य है जो वास्तविक धन है, ना कि सोने और चांदी के टुकड़े। इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये किसने कहा है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। अब कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, अगर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है, भगवान ना करे कि किसी ने खूब ढेर सारा पैसा कमा, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति, इसने बहुत अरबों रुपए कमा लिए, फिर क्या होता है? फिर इनकी तबीयत खराब होती है, बेड पे पड़े रहते हैं। अब ये अरबों रुपए किस काम के? फिर इनके इलाज में आएंगे। तो इससे अच्छा हम पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लें। अगर स्वस्थ हैं हम और हमारे पास 10,000 रुपए ही हैं तो हम इंजॉय कर लेंगे, लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं है, हमारे पास अरबों रुपए, हम कैसे इंजॉय करेंगे? आप ही बताइए। तो सिर्फ हम दवाई में खर्च कर देंगे। तो इसलिए बताया जा रहा है कि भैया सोने चांदी के टुकड़ों के चक्कर में ना पड़ो, आपका स्वास्थ्य है जो सबसे बेहतर है। अगर स्वस्थ हैं तो सोने चांदी के हजारों करोड़ों टुकड़े हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सोने चांदी के हजारों करोड़ टुकड़े मिल करके हमें स्वस्थ रखें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे कि वीजा शॉपिंग। वीजा शॉपिंग क्या होती है? मतलब शॉपिंग तो समझ आ रही है, लेकिन वीजा शॉपिंग, क्या वीजा को खरीदा जाता है? ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है कि वीजा शॉपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि वीजा शॉपिंग होती क्या है। मतलब यहाँ पे कोई फैक्ट तो नहीं दिया गया, लेकिन वीजा शॉपिंग होती क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, जैसे आप देखेंगे यूरोपीय यूनियन, अब इसमें कितनी कंट्री टोटल यूरोपियन यूनियन में? तो इसमें कुल मिलाकर लगभग 27 कंट्री है। इसके पहले 28 थी, लेकिन वही ब्रेग्जिट हो गया, यानी कि ब्रिटेन से निकल गया। तो टोटल 27 कंट्री है। अब इसमें से मेरे ख्याल से लगभग 24 के आसपास ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये आपस में समझौता कर रखा है। समझौता क्या कर रखा है? समझौता ये कर रखा है कि अगर आप में से किसी भी एक देश का, मान लीजिए ए नाम का देश हो गया, बी नाम का देश हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, क्योंकि किसी देश का नाम लो और दूसरा देश का नाम छूट जाएगा तो पता चले आप लोग उसके लिए भी बोलो कि सर आपने एक नाम छोड़ दिया था। सी नाम का देश हो गया, डी नाम का हो गया, ई नाम का हो गया, मान लीजिए 5 देश है, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने मिलकर के आपस में समझौता कर लिया है। समझौता क्या किया है कि भैया मान लो कोई एक यात्री है, कोई एक पर्यटक है, अब वो हमारे यहाँ का वीजा लेता है, मान लो एक के यहाँ का वीजा लेता है। अब बाकी के चारों देशों में वो बिना वीजा के भी घूम सकता है, इनकी सीमाएं इसके लिए हमेशा खुली रहेंगी। मान लीजिए कोई एक्स मिस्टर एक्स है, अब ये इन देश का वीजा लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं आप घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन वीजा हमारे पास कहाँ का है? तो ई देश का। लेकिन अब यहाँ पे इनके बीच समझौता है, तो ई देश के वीजे के आधार पर हम इन सारे देशों में ABCD में हम बिना वीजा के भी घूम सकते हैं, बिना वीजा के भी जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है वीजा शॉपिंग। अब यहाँ पे वही चीज बताने की कोशिश की गई कि वीजा शॉपिंग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा आप खुद सोचिए ना कि कोई एक देश का वीजा लेकर के दूसरे देश में क्यों जा रहा है? तो इसके पीछे वजह ये होती है कि देखिए मान लीजिए हमें बी देश में जाना था, अब यहाँ पे परमिशन ही नहीं मिल रही है, यहाँ पे ये लोग अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए नाम का देश जो है इसका वीजा ले लेते हैं, फिर इसके माध्यम से यहाँ पे पहुंच जाते हैं। मतलब ये सही है ना, जिसको आप देश जुगाड़ कहते हैं, इंडिया का जुगाड़ है ये। इंडिया की इन्वेंशन है कि भैया अगर बी में जाना है, बी वाले वीजा नहीं दे रहे हैं या टाइम लग रहा है, तो चुप मार के ए का वीजा ले लो, और इन लोग के भी समझौता है ही, तो फिर ए से बी में ट्रांसफर हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इसके अलावा वीजा आमतौर पर जारी होने के बाद कुछ वर्षों तक ही वैध रहता है, ये तो सबको पता है, इसमें कोई वो तो है नहीं कि लाइफ टाइम तक चलता है वो। अगला पॉइंट है कि पंजाब की ट्रेवल एजेंसियों से जुड़े लोगों के अनुसार इसका एक लोकप्रिय उदाहरण शेंगेन वीजा है। किसका? इसका का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब है वीजा शॉपिंग का। एक लोकप्रिय उदाहरण क्या? तो शेंगेन वीजा। अब ये शेंगेन वीजा क्या? जो यात्रियों को अलग अलग वीजा की आवश्यकता के बिना कई यूरोपीय देशों में आने जाने की अनुमति देकर सुनहरा अवसर प्रदान करता है। और इसको एक समझौता कब हुआ था इसके लिए, शेंगेन वीजा के लिए? तो शेंगेन प्रणाली 1985 में स्थापित की गई थी। इसके तहत क्या होता है? तो सदस्य देश शेंगेन क्षेत्र बनाते हैं और लोग सीमा नियंत्रण से गुजरे बिना उनके बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको शुरू में समझाया है। एक बार में शेंगेन क्षेत्र के भीतर यात्री 24 से अधिक देशों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। भैया 27 तो देश हैं और यहाँ पे 24 से अधिक देशों में घूम सकते हैं, तो बच कौन रहा है? एक दो बच रहे होंगे कोई इधर उधर। और इन देशों में अगर आप देखिएगा तो हो गया जर्मनी, फ्रांस, इटली, लाताविया, माल्टा, आइसलैंड, स्लोवेनिया, लग्जमबर्ग, हंगरी, पोलैंड। अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे देखता हूँ। देखिए मान लीजिए पोलैंड में किसी को जाना था, सॉरी हाँ चलो कोई बात नहीं, कहीं भी जाना है तो एग्जांपल है ना, मान लीजिए पोलैंड में जाना था। अब इनको पोलैंड का वीजा नहीं मिल रहा है, कहाँ का मिल रहा है? इनको हंगरी का मिल रहा है। तब अब ये क्या करेंगे? हंगरी का वीजा ले लेंगे और हंगरी में जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद धीरे से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे पोलैंड में, क्योंकि इन दोनों के बीच तो समझौता है कि कोई मेरे यहाँ पे आता है तो तुम्हारे यहाँ पे भी जा सकता है,
बिना सीमा नियंत्रण के, यानी यहाँ पे देश की सीमा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वीजा के मामले में समाप्त कर दी जाती है, कि आपको अलग देश नहीं माना जाता है वीजा के हिसाब से, कि आपको अलग वीजा लेने की जरूरत पड़े, क्योंकि दोनों अलग अलग देश है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग वीजा चाहिए होगा। लेकिन इन दोनों के बीच आपसे समझौता है कि अगर कोई तुम्हारे यहाँ का वीजा लेके आएगा तो मैं अलाउ कर दूंगा, कोई मेरे यहाँ का वीजा लेकर के आएगा तो तुम अलाउ कर देना। तो इस तरीके से यहाँ पे चलता है ये काम। उसके अलावा वही बात की जा रही है कि कई लोग आसान आवेदन प्रक्रिया वाले देश से शेंगेन वीजा के लिए आवेदन का विकल्प चुनते हैं, फिर उसके बाद अपने मनपसंद जो देश है उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। ये अच्छा तरीका है, इंडिया का जुगाड़ है ये। शेंगेन वीजा अपनी अनूठी विशेषता के कारण वीजा शॉपिंग प्रवृत्ति में सबसे अधिक मांग वाला वीजा है, क्योंकि आप यहाँ पे आप एक देश का वीजा ले रहे हो, बाकी के 23 देश 24 देश आपको फिर में मिल जा रहे हैं घूमने के लिए, उसके लिए वीजा की जरूरत नहीं, तो जाहिर सी बात है कि लोकप्रिय तो रहेगा ही ना। उदाहरण के लिए पंजाब में शेंगेन वीजा में विशेषज्ञता रखने वाली एक कंपनी ने एक ऐसे मामले का हवाला दिया, अब यहाँ पे एग्जांपल है, आप चाहें तो अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, जहां एक व्यक्ति का स्पेनिश वीजा 2 बार अस्वीकार कर दिया गया था जब वह अपने परिवार के सदस्य से मिलने जाना चाहता था। अब वो अपने परिवार से मिलने जाना चाहता था, लेकिन कहाँ पे जाना चाहता था, तो स्पेन में जाना चाहता था, लेकिन उसका वीजा 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसने क्या किया, तो उसने दूसरे देश का वीजा चुना, फिर जिससे वह सीधे स्पेनिश वीजा के बिना स्पेन जाने में सक्षम हो गया। अब उसने चुन लिया मान लीजिए इटली का, और उसके बाद देश से ट्रांसफर हो गया स्पेन में, बस सिंपल सा तरीका। जबकि स्पेन का वीजा मांग रहा था 2 बार, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही। एक और एग्जाम्पल दिया गया इसी तरह, एक छात्र जिसने शुरू में जर्मन वीजा मांगा था लेकिन अस्वीकार कर दिया गया था, उसने लग्जमबर्ग वीजा प्राप्त किया और फिर जर्मनी की यात्रा कर ली लो। मतलब मांगा किसका था, तो जर्मनी का मांगा था, लेकिन उसको मिला नहीं जर्मनी का, तो उसने लग्जमबर्ग का वीजा ले लिया, और फिर लग्जमबर्ग और जर्मनी के बीच आपसे समझौता है, तो फिर इसने क्या किया, उसी वीजा के आधार पर जर्मनी में अपने आप को ट्रांसफर कर लिया, जर्मनी में चला गया, तो वहां पे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। कई व्यक्ति पुर्तगाल में प्रवेश करने के लिए शेंगेन क्षेत्र के लिए वीजा खरीदारी भी करते हैं, जहां स्थानीय एजेंटों की सहायता से काम ढूंढना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे लो भैया वीजा भी खरीदा जा रहा है। कैसे खरीदा जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेवल कंपनी है, कोई होटल मैनेजमेंट वाला है, मतलब कोई भी एक कंपनी है, मान लीजिए कोई ये ब्रिटेन जैसा है, मान लीजिए अब यहाँ पे जाना है, अब यहाँ पे कोई कंपनी है, हम लोग क्या करते हैं, इनको पैसा दे देते हैं कि देखो मैं 50,000 1 लाख आपको दूंगा, आप क्या करो कि मेरे नाम से वीजा भेज दो कि मैं यहाँ पे काम करने आ रहा हूँ, बस मिल गया वीजा। इस तरीके से काम चलता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो वीजा है उसको खरीदने में कोई कानूनी मुद्दा शामिल है कि नहीं, मतलब कानून का उल्लंघन होता है तो कि नहीं, तो यहाँ पे एक एजेंट को द्वारा ये कहा गया था कि भैया अगर आप सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं तो इसमें कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। मतलब अब यहाँ पे ये सारे देश मिलकर के आपस में समझौता किया, तो इसमें कानून का उल्लंघन क्या होगा, आप किसी भी देश का लीजिए, किसी भी देश में जाइए, तो इसीलिए उसको लिया ही गया था, ताकि इसके इसीलिए समझौता किया गया था ना, ताकि वो आसान हो जाए। तो फिर इसमें कानून का कोई उल्लंघन नहीं, लेकिन कानून का उल्लंघन तब हो जाता है जब आप ये दिखाने लग जाते हैं कि भैया मैं तुम्हारे देश में सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे उस वाले देश में जाना था, वहाँ का वीजा नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके यहाँ से जा सकता था मैं, तो इसलिए मैं आपके देश में आ गया हूँ। तो फिर वही उठा के फेंक देंगे वो वाले देश, ठीक है ना। इसी तरीके से बात की जा रही है। जो एस्टोनिया के दूतावास हैं दिल्ली में, इन्होंने भी ये बताया था कि भैया देखो इस तरीके की हरकत मत किया करो, ये अच्छा नहीं है, और अगर हमें पता चलता है तो हम लोग जहाज से उठा के फेंक भी सकते हैं, मतलब जहाज से बाहर निकाल सकते हैं फ्लाइट रोक के, ऐसा नहीं कि हवा में से उठा के फेंक देंगे। तो इन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें ठीक नहीं है और ये वीजा शॉपिंग की प्रथा हो गई, और जो वीजा खरीदारी की प्रथा है ये गलत है, इस तरीके से इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे उनके स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको बस मोटा मोटा तो समझ आ गया है कि उन्होंने क्या कहा था। ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि एग्जाम्पल में आपके काम आ जाए, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, एक बार कोई बात कह रहा है कि देखो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, लेकिन जब आप वहीं पे रिपोर्ट या इंडेक्स या किसी संस्था का नाम जोड़ देते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा है कि इसकी वजह से ये हो रहा है, तब आप सोचिए कि कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं आपके एग्जाम्पल के लिए बस ये स्टेटमेंट जोड़ता हूँ, अन्यथा इसका कोई बहुत ज्यादा पढ़ाने का मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ाने से क्या होगा, स्टेटमेंट कि कौन क्या कह रहा है। अब आपके अभ्यास प्रश्न की बारी, तो चलिए भैया बताना शुरू कीजिए। पहला है स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं। पहला स्टेटमेंट है शॉपिंग वीजा के माध्यम से कोई व्यक्ति एक देश का वीजा लेकर किसी अन्य देश में प्रवेश कर सकता है। दूसरा है शेंगेन वीजा शॉपिंग वीजा से संबंधित एक लोकप्रिय उदाहरण है। तीसरा, शेंगेन प्रणाली 1980 में स्थापित की गई थी। अब कितने कथन सत्य हैं ये आप लोग को बताना है। अब मैं आंसर यहाँ पे इसलिए नहीं लिखता क्योंकि अभी आपने तुरंत टॉपिक पढ़ा है, अगर उसके बाद भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो भैया आपको थोड़ा सा और लेक्चर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान जहाँ था वहां से हटाइए और लेक्चर के ऊपर दीजिए। और अगर आप बाद में लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि फिर भी क्लियर नहीं हो, तो जैसे ही आपको पीडीएफ मिलती है आप एक बार पीडीएफ को खोलिए, आपको तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आंसर नहीं मिला तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर ये ईमेल आईडी 24x7 ओपन है। दोस्तों इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो इसराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है उसका भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खास करके अरब कंट्रीज, ये लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, यानी कि इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, ये लोग इसराइल की आलोचना कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भैया अब इसका इम्पैक्ट तो पड़ने ही वाला है इस परियोजना पर, इस आर्थिक गलियारे पर। क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है इस परियोजना में और वहीं पे इसराइल भी शामिल है। तो अब दोनों ही देश कैसे आमने सामने आकर के काम करेंगे, कैसे साथ में मिलकर काम करेंगे। क्योंकि सऊदी अरेबिया तो इनकी आलोचना कर रहा है कि भैया आपने फिलिस्तीन के ऊपर अटैक करके अच्छा नहीं किया है, और फिर इसराइल जो है ये देख रहा है कि फिलिस्तीन के पीछे सऊदी अरेबिया का हो गया, ईरान का हो गया, इनका सपोर्ट है, तो ये मुस्लिम कंट्री से चिढ़ा हुआ है।
तो फिर ये दोनों साथ मिलकर कैसे काम करेंगे और इस परियोजना के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। पहले तो यही होगा कि अब विभिन्न कंट्रियों के बीच मतभेद हो जाएगा। तो जब कंट्रियों के बीच, देशों के बीच मतभेद हो गया तो ये लोग साथ में काम कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि इसराइल वार में उलझा हुआ है, तो भैया ये कैसे काम करेगा, मतलब ये कहीं और व्यस्त है, तो फिर ये इस परियोजना के ऊपर कैसे काम करेगा। तीसरा पॉइंट कि अब यहाँ पे अमेरिका भी इसमें शामिल हो चुका है, अमेरिका भी जाकर के इसराइल से मिल रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। तो ये भी एक मुद्दा हो गया कि अमेरिका निष्पक्ष है कि नहीं, वो मुस्लिम कंट्रीज को साथ देगा कि नहीं देगा, सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा या फिर इसराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो एक तरीके से इनडायरेक्टली फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी मुद्दा निकल के आ रहा है। चौथा पॉइंट क्या होगा कि जब इसराइल यहाँ पे बिजी हो गया युद्ध में, अमेरिका भी इनका साथ दे रहा है, तो फिर भैया वित्त पोषण कैसे होगा, क्योंकि जो पैसा खर्च करना था यहाँ पे इस परियोजना में वो तो युद्ध में लगा रहा है इसराइल, तो इसका वित्त पोषण कैसे होगा। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलने वाली कि इस युद्ध का इतना सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए और भी बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट होंगे जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ या फिर शायद ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना मैं बता दूं सिर्फ वही अंतिम है, वही अंतिम सत्य है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जितना ऐड कर सकते हैं उतना अच्छा है। बस आपको करना है कि आंसर राइटिंग में आपके पॉइंट्स अच्छे हो जाएं। अगर आप 5 पॉइंट ही लिखे लेकिन ठोस पॉइंट लिखे, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में लिख दे रहे हैं। 6 पॉइंट लिखे लेकिन अच्छा लिखे और उसको बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि आपको वही आंसर राइटिंग आपका नंबर दिलाने वाली है, वही आपको आईएएस ऑफिसर बनाने वाली है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको उसी के ऊपर होना चाहिए कि आप उसको कैसे क्रिएटिव लिख सकते हैं, क्रिएटिविटी कैसे डाल सकते हैं उसमें, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ये सारे इंपैक्ट मैंने आपको बता दिए, और कुछ एक दो इंपैक्ट अगर आप जोड़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स और ईमेल आईडी दोनों ओपन है, और अगर आप अपने आंसर राइटिंग में जोड़ना चाहे तो और भी बेहतर है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए दोस्तों ऐसे न्यूज में आ गया तो इसी तरीके से करंट अफेयर बना रहता है। कभी ना कभी कोई 2004 की योजना के बारे में किसी ने वर्णन कर दिया तो न्यूज में आ गई। अब आप लोग को लग रहा है कि यार 2004 का करंट अफेयर पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि सर कितने साल का या कितने समय का करंट अफेयर कवर करें। तो दोस्तों देखिए वो साल या आप समय कुछ भी कह लीजिए, कितना भी आप कवर कर लीजिए, आप 100% सेटिस्फाई तो होगा नहीं कि हाँ अब मेरा हो गया, अब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो मैक्सिमम 1 साल का जो होता है ना, ये मतलब पर्याप्त होता है, ठीक होता है। लेकिन अगर आप कोई 1.5 साल का कर सकते हैं तो वो दी बेस्ट है। यानी अगर आप 1 साल का कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर 1.5 साल का कर लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगी बस। लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा कतई नहीं करना है, क्योंकि आप कितना भी कर लो वो करंट अफेयर है, इसका कोई और छोर नहीं है, ठीक है ना। ये महासागर जैसा गहरा है, महासागर जैसा बड़ा है, इसका कोई और छोर नहीं। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, आपको कभी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा नहीं करंट अफेयर में खास करके। तो अब 1.5 साल से ज्यादा, मेरा तो मानना है कि 1.5 साल से ज्यादा पीछे जाना मतलब थोड़ा सा अच्छा बात नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि आपको फिर और इससे अच्छे तो आप और चीजों पे ध्यान दे करके वहां से अच्छे नंबर गेन करिए ना। यही स्ट्रेटेजी होती है कि हमें ये देखना है कि हमें कहाँ से कितना नंबर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आया कि करंट अफेयर कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब चलिए अब हम इस आर्टिकल के बारे में बात करें। तो ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है क्या, अगर इसके बारे में जानना चाहें हम, तो ये प्रस्तावित है, यानी कि अभी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। अब ये प्रस्तावित कहाँ पे होता है आप सभी को पता है, G20 की जो मीटिंग हो रही थी हमारे यहाँ पे, तो उसी के तहत इसकी बात की गई थी। इसमें रेल मार्ग हो गया, शिप टू रेल कनेक्ट हो गया, और सड़क परिवहन के माध्यम से 2 आर्थिक गलियारों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। अब यहाँ पे देखिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग और फिर शिप मार्ग यानी कि समुद्र मार्ग आप कह सकते हैं, इन तीनों के माध्यम से जोड़ा जाने की व्यवस्था की जा रही है, आर्थिक गलियारा बनाने की व्यवस्था की जा रही है। अब यहाँ पे 2 आर्थिक गलियारे बनेंगे, कौन कौन से, तो इसमें पहला है पूर्वी गलियारा, ये भारत और अरब की खाड़ी को जोड़ता है। दूसरा है उत्तरी गलियारा, खाड़ी को यूरोप से जोड़ने का प्रयत्न करता है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, मतलब कुछ भी चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे पहले मैप देख लीजिए, तो ये आपको पता चल रहा है कि हमारे इंडिया में कहाँ से जुड़ेगा, तो मुंबई से जुड़ेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अल गहवेफेत हो गया, हरदा हो गया, इसी तरीके से आप पिरौस हो गया, दुबई या जेबल अली हो गया, रियाद हो गया, ये क्या है, तो ये सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। इस तरीके से पोर्ट के नाम दिखाए गए हैं। और फिर देखिए यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो सी रूट है, यानी कि समुद्र मार्ग है, और जो इस तरीके से पूरी लाइन है ये रेल मार्ग है। तो अब आप यहाँ पे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक लेकर मतलब मुंबई से लेकर के ये जो पोर्ट इनका दिखाया जा रहा है जेबल अली, तो यहाँ पे क्या हम रेल चला सकते हैं, मतलब ये जो अरब सागर है, क्या अरब सागर में हम ट्रेन चला करके ले जा सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए, लेकिन अभी सामान्यतः ये मुमकिन है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिप के माध्यम से कनेक्ट कराएंगे, समुद्र मार्ग का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेल मार्ग हो गया, ये भी रेल मार्ग हो गया। तो इस तरीके से जहाँ पे रेल मार्ग मुमकिन है वहाँ पे रेल मार्ग का यूज करेंगे, जहाँ पे समुद्र मार्ग मुमकिन है वहाँ पे समुद्र मार्ग का यूज करेंगे, जहाँ पे रोड यूज है वहाँ पे हम रोड यूज करेंगे। इस तरीके से हम इसको यूज करते हुए आर्थिक गलियारा बनाएंगे। और किसको किसको जोड़ेंगे, तो एक हो गया भारत हो गया आपका, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य पूर्व हो गया यानी कि मिडिल ईस्ट हो गया, फिर उसके बाद यूरोप को, इन 3 क्षेत्रों को जोड़ने की बात की जा रही है के माध्यम से। अगर वहां पे ना समझ आया तो यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, नाम भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में मुंबई को जोड़ेंगे हम, और ये रेल रूट है वही चीज यहाँ पे सी रूट। फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूएई में हम जेबल अली को जोड़ेंगे, सऊदी अरेबिया में हम रियाद को जोड़ेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसराइल में हम हाइफा पोर्ट को जोड़ेंगे। तो अब आपसे एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर जो है इसके तहत हम इसराइल के कौन से पोर्ट को जोड़ने वाले हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आपको लगेगा यार कहाँ से पूछ लिया भैया, पोर्ट वोर्ट कैसे पूछ लिया, पोर्ट तो चर्चा में ही नहीं था। तो ऐसे रहता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ये चीजें मतलब आपको समझ आ रही होंगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रीस को भी जोड़ेंगे आप,
पिरोस को। तो इस तरीके से आप देखिए कि इंडिया हो गया, ये मिडिल ईस्ट का क्षेत्र हो गया, और फिर ये यूरोप, इन तीनों को जोड़ने की बात की जा रही है। तो वही इसमें नाम भी लिखा गया, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इन तीनों को जोड़ने की बात की जा रही है। उसके अलावा इस गलियारे में क्या होगा, तो एक विद्युत केबल होगा, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन होगी और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगा। इस परियोजना के हस्ताक्षरकर्ता देश कौन कौन से, इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं, तो भारत हो गया, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी, ये इसके हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया इजराइल भी हो गया, संयुक्त अरब अमीरात भी हो गया, सऊदी अरेबिया भी होगा। तो ये लोग मुस्लिम कंट्री जब हैं तो ये इसराइल को कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग इसराइल के साथ मिलकर के कैसे साथ में रह सकते हैं, क्योंकि भैया आपको पता है कि इसराइल का एक पोर्ट जोड़ा जा रहा है और इसराइल हमास के ऊपर अटैक कर दिया। तो इससे ये लोग नाराज हो गए हैं। अब कौन से देश का कौन सा बंदरगाह जुड़ने वाला है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी जानकारी देंगे। तो जैसे बात करिए भारत का, तो ये मुंद्रा हो गया गुजरात का पोर्ट, कांडला गुजरात का पोर्ट, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई का ये पोर्ट है। तो यानी कि भारत के 3 पोर्ट जुड़ने वाले हैं। अब आपसे मतलब यहाँ से इतना ज्यादा क्वेश्चन बन सकता था ना कि मुझे लगा यार कितना क्वेश्चन मैं बना के दे दूं, लेकिन फिर भी मैंने आंसर राइटिंग के लिए खास करके यहाँ से क्वेश्चन बनाया कि यहाँ से ज्यादा संभावना वही है। बाकी अगर इस टॉपिक से आपका कोई प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनेगा तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बनेगा इसराइल के बारे में खास करके। उसके अलावा अगर हम मध्य पूर्व एशिया के बारे में बात करते हैं कि इनके कौन कौन से देश के कौन कौन से पोर्ट जुड़ने वाले हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हो गया, जेबिल अली हो गया, और अबू धाबी के साथ साथ सऊदी अरब में दम्मम तथा रास अल खैर बंदरगाह जुड़ने वाला है। उसके अलावा बात करें कि रेलवे लाइन फुजैरा बंदरगाह को सऊदी अरब, ग्वाइफात और हरात तथा जॉर्डन के माध्यम से हाइफा बंदरगाह, ये इसराइल है भैया, इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको दिक्कत हो सकती है कि इसराइल से जोड़ेगी। उसके अलावा इसराइल का कौन सा पोर्ट है, तो हम लोग यहाँ पे मैप पे ही देख चुके हैं कि इसराइल का हाइफा पोर्ट है, बाकी वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। उसके अलावा यूरोप में कौन सा पोर्ट जुड़ने वाला है, तो ग्रीस में पीरियस बंदरगाह, और दक्षिण इटली में मेसिना, और फ्रांस में मार्सिलियस शामिल है। ये यूरोप के क्षेत्र हो गए, ये आपके मध्य पूर्व के क्षेत्र हो गए, ये भारत के क्षेत्र हो गए, जो तीनों क्षेत्रों को जोड़ने की बात की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो रेल, सड़क तथा समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द की जा रही हैं। उसके अलावा परिवहन दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना, आर्थिक एकता बढ़ाना और रोजगार उत्पन्न करना। अब भैया जब इस पे काम चलेगा, रेल रूट बनाया जा रहा है, समुद्री मार्ग बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार तो उत्पन्न होगा। उसके अलावा आप देखेंगे जब व्यापार होगा, मतलब समुद्र के माध्यम से व्यापार हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग को और भी रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से जो रेल में रहेंगे, तो रेल में कितने सारे कर्मचारियों को, जैसे टीटी हो गए, मतलब वही जिसको आप टीटी कहते हैं सामान्यतः, उसके अलावा जो चालक हो गए, और फिर वहाँ पे जो पेंट्री वाले होते हैं, खाना बनाने वाले, तो इन सबको रोजगार ही तो मिलेगा भैया, और फिर ये आर्थिक विकास भी हमारा बढ़ाएगा, लगने वाला समय भी कम करेगा। तो ये सारे फायदे हैं। एशिया, यूरोप तथा मध्य पूर्व के संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है इससे। इसका महत्व क्या है, तो ये पूरा होने पर मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन के पूरक के रूप में सीमा पार से रेल परिवहन नेटवर्क उपलब्ध करवाएगा। अगर हम बात करें कि इस परियोजना के भू राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ क्या है, तो इस पहले देखते हैं भू राजनीतिक निहितार्थ। जैसे बात करें चीन के बीआरआई का विकल्प, क्योंकि आप देखेंगे चीन बीआरआई परियोजना के तहत सारे क्षेत्रों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और खास करके भारत के आसपास के क्षेत्रों को, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल होगा, इस तरीके से आप देखेंगे भूटान, म्यांमार, इन सबको अपने पास में मिलाने की कोशिश करता है, और फिर इस तरीके से जाकर के पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट यहाँ से हड़प ले रहा है। तो उस तरीके से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका एक विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें सभ्यताओं में एकीकरण, तो आप देखेंगे जैसे यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, जब ये जुड़ेंगे तो लोगों का आदान प्रदान भी होगा, लोग आएंगे जाएंगे भी व्यापार करने के लिए, तो उनके बीच भी संपर्क होगा, तो उनसे भी सभ्यताओं का विस्तार होगा, उनके करीब आने की संभावना अधिक होगी। पाकिस्तान की बाधा में कमी, अब पाकिस्तान की बाधा में कमी क्या क्या मतलब, आप देखेंगे बार बार हम लोग कहीं भी जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो पाकिस्तान टांग अड़ाता रहता है, कभी यूएसए को खींचेगा, कभी इसराइल को खींचेगा, कभी सऊदी अरेबिया को हमारे खिलाफ भड़काएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसराइल हो गया, यूएसए हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सबको हमने एक साथ लिया, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की बाधा में कमी ही आई है। अरब प्रायद्वीप के साथ रणनीतिक जुड़ा, अब आपने देखा कि पहला जो गलियारा है वो अरब प्रायद्वीप को जोड़ता हुआ है, यानी कि जो अरब की खाड़ी है उसको जोड़ता हुआ जा रहा है, तो भाई वो भी हमारे लिए अच्छे पॉइंट है, तो वो भी रणनीतिक जुड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे जो चाइना का ग्वादर पोर्ट में उपस्थिति है पाकिस्तान के माध्यम से, तो उसके लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम उसको काउंटर पार्ट करने में ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और शांति को बढ़ावा देना, अब जब व्यापार में लोग लगे रहेंगे और फिर यूरोप से जुड़ रहे हैं, यूरोप जैसी कंट्रीज आपको पता है कि कितना डेवलप है, तो उसका फायदा तो मिलने ही वाला है, उसमें शांति भी स्थापित होगी। अफ्रीका में भारत की रणनीतिक भूमिका, अब भैया इसमें अफ्रीका जब से शामिल होगा, मिडिल ईस्ट के बारे में जो बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि अफ्रीका के कई सारे कंट्री ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पर रहते हैं, तो वहाँ पे भी फायदा हो जाएगा, उनके लोगों को भी रोजगार मिलेगा, वो भी अच्छे से काम कर पाएंगे। आर्थिक निहितार्थ क्या है इसके, आर्थिक फायदे क्या है इसके, तो उन्नत व्यापार के अवसर मिल जाएंगे। इसके अलावा उत्प्रेरित औद्योगिक विकास होगा, रोजगार सृजन होगा, वही चीज जो यहाँ पे लिखी गई है रोजगार के बारे में। ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन अधिगम, इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करना। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, तो एक प्रकार के पोर्ट है जहाँ पे सिर्फ आर्थिक गतिविधियां की जाती है, तो इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र में घोषित कर दिया जाता है। बाकी कभी अगर जरूरत पड़े तो इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझना ही जरूरी है। और इसके अलावा आप देखिए जैसे बात करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी,
इससे क्या होगा, तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी, जब ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी तो जलवायु परिवर्तन में भी कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन भी स्थिर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट और कोई ऐड करना चाहे तो इसके फायदे के बारे में ऐड कर सकता है। बाकी रोजगार बढ़ेगा किस तरीके से मैंने बता ही दिया है। और व्यापार के अवसर कैसे करे होंगे, जब भैया कनेक्टिविटी रहती है तो व्यापार अपने आप होने लगता है। मान लीजिए एक दूर दराज का गाँव है, इलाका, वहाँ पे रोड ही नहीं, तो वहाँ पे व्यापार कैसे होगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे रोड बना दे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बनने वाली स्थानीय चीजें बाहर निकल के आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, तो उनको भी लाभ मिल सकेगा। वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। ये सारी चीजें तो अच्छे अच्छे हो गए कि हाँ इसकी परियोजना के फायदे क्या है, ये परियोजना कैसे चलने वाली है, कौन कौन से शामिल है। तो भैया कोई परियोजना इतने बड़े लेवल पर काम करने वाले तो उसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी होंगी, कोई प्रॉब्लम्स भी आने वाली होगी। तो उस उन चुनौतियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रसद और कनेक्टिविटी मुद्दे, रेल मार्ग की अनुपलब्धता, विभिन्न देशों के बीच समन्वय, संभावित विरोध और प्रतिस्पर्धा, लागत और वित्त पोषण। जैसे यहाँ पे बात करते हैं वित्त पोषण के बारे में, तो लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगने की संभावना है। यहाँ पे 3 से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगने की संभावना है। अब इसराइल अपने आप में बिजी है, युद्ध कर रहा है, अमेरिका उसका साथ देने के लिए तैयार, तो ये लोग अपने इकोनॉमी का इतना ज्यादा पैसा तो अभी खर्च करेंगे नहीं, तो कौन सा देश कितना लगाएगा, कैसे लगाएगा, ये भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बात करें कि संभावित विरोध और प्रतिस्पर्धा, यानी जैसे यूएसए कहेगा कि इस चीज को मैं बनाऊंगा, इसराइल कहेगा मैं बनाऊंगा, इंडिया कहेगा नहीं इस चीज को मैं बनाऊंगा, आप लोग दूसरी चीज बना लो, तो इस तरीके से आपस में भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। बाकी यहाँ पे बात करें कि विभिन्न देशों के बीच समन्वय का, वही इसराइल और सऊदी अरेबिया का अच्छा एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं कि भैया इसराइल जो है हमास के ऊपर जब से अटैक किया तो सऊदी अरेबिया बैक पॉइंट में जाकर के फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। तो अब इन देशों के बीच मतभेद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वही इनके बीच समन्वय कैसे बनाया जा सकता है इस परियोजना को लेकर के, एक चुनौती हमेशा बनी रहेगी। उसके अलावा बात करें रेल मार्ग की अनुपलब्धता होगी, तो भैया जैसे जो समुद्री इलाके वहाँ पे रेल मार्ग कैसे आप ले जा पाओगे, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि सीमित तरीके से सीमित जगह पे हम रेल मार्ग ले जा सकते हैं, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी सिर्फ वहीं पे तो रेल चल सकती है। बाकी जो अलग, जैसे हम अलग ही महाद्वीप में जाएंगे तो फिर वहाँ पे रेल कनेक्टिविटी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी एक ही महाद्वीप के भीतर, एक ही महाद्वीप के कई देशों के भीतर हम रेल कनेक्टिविटी आसानी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब महाद्वीप बदलेंगे तो बीच में कोई ना कोई समुद्र आने वाला है, कोई ना कोई महासागर आने वाला है, तो उसके लिए हम रेल को कैसे स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा बात करें रसद और कनेक्टिविटी के बारे में, तो यानी कि यहाँ पे जो खाना होगा उसके बारे में बात की जा रही है, खाद्य पदार्थ जो होगा, और फिर कनेक्टिविटी का मुद्दा हो गया, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें कि आगे की राह क्या हो, तो विभिन्न देशों में गेज, ट्रेन प्रौद्योगिकियों, कंटेनर के आकार और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में तकनीकी अनुकूलता एवं मानकीकरण प्राप्त करना इस कॉरिडोर के निर्बाध संचालन के लिए अहम है। सुचारू कार्यान्वयन के लिए भागीदार देशों के भू राजनीतिक हितों के बीच समन्वय स्थापित करना और संभावित राजनीतिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखना विशेष रूप से इसराइल के संदर्भ में आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी चिंताओं का समाधान करना चाहिए, धारिता सुनिश्चित करना चाहिए, निर्माण और संचालन में हरित तथा पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं का पालन करना चाहिए। तो इस परियोजना के महत्वपूर्ण पहलू, प्रमुख पहलू। उसके अलावा बात करें कार्गो और बुनियादी ढांचे को संभावित खतरों, चोरी व अन्य सुरक्षा जोखिमों से सुरक्षित करने के लिए ठोस सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। तो ये आगे की राह हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आपने आर्टिकल ध्यान से सुना है तो फिर ये अब आपकी बारी, मैंने तो अच्छे से पढ़ा दिया बड़ी मेहनत करके चिल्ला चिल्ला के, अब आपकी बारी आती है। तो चलिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, खास करके मैंने इसको मेंस के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। बात करें वर्तमान समय में इसराइल तथा हमास के बीच चल रहे संघर्ष का भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस परियोजना के संभावित लाभ तथा इसके सम्मुख आने वाली चुनौतियों के बारे में बताइए। तब आप यहाँ पे इसको 250 शब्दों में लिख सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें हमने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिया कि क्या चुनौती आने वाली, इसका फायदा क्या होने वाला है, और इसमें क्या क्या और दिक्कतें देखने को मिले, सारे एस्पेक्ट को हमने कवर कर लिया। और खास करके यहाँ पे अब देखिए इस आंसर को लिखने का एक तरीका यही है, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या बात कर रहे हैं, इसराइल तथा हमास के बीच चल रहे संघर्ष, तो आपको यहाँ पे इसका परिप्रेक्ष्य लेना है, मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत, चाहे 2 ही लाइन 4 लाइन, आपको उसके बारे में लिखना जरूर है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि जो इंट्रोडक्शन है ना, उसको इंट्रोडक्शन की शुरुआत यहीं से कीजिए। और अगर आप मैप बना पाते हैं तुरंत मैप बनाइए भैया, मैप हो गया, टेबल, ग्राफ, ये सारी चीजें जहां भी मतलब 1 सेकंड भी लगता है आपको कि हाँ मौका मिल गया बनाने को, तुरंत बनाइए बिना कुछ सोचे। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन इस तरीके से शुरू करके, मान लिया आपने इंट्रोडक्शन लिखा इस तरीके से, 2 लाइन आपने लिख दी, यहाँ पे आपने तुरंत फटाफट मैप बना दिया, फिर यहाँ से आप अपना मुखबड़ी शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं जो सांसद हैं उनको अधिकार मिला हुआ है कि संसद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया कैसी है और कितने तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले। लेकिन ये चर्चा में क्यों आ गया, तो आप जिनकी फोटो देख रहे हैं इनका नाम है महुआ मोइत्रा। इनके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि इस संसद में क्वेश्चन पूछने के लिए कैश लेती हैं, यानी कि इनको पैसा दिया जाता है, इनको पेमेंट की जाती है कि आप क्वेश्चन ये वाला पूछना संसद के भीतर, जो क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछना। उसके अलावा एक आरोप ये भी लगा है कि जो संसदों को लॉगिन आईडी दी जाती है और पासवर्ड दिया जाता है कि आपकी लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड है, आप इसके माध्यम से यहाँ पे लॉगिन कर करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कई बार इनको ये देखने को मिला कि ये यहीं पे इंडिया में, लेकिन सऊदी अरेबिया से इनकी आईडी से लॉगिन हो रही है, यानी लोकेशन सऊदी अरेबिया का बता रहा है जब लॉगिन होती है। तो इनकी वजह से ये चर्चा में आ गई भैया, इनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, अब अदालत में सुनवाई है। तो हमारे लिए ये तो कभी शायद ही कभी यूपीएससी पूछे कि महबूबा मोइत्रा चर्चा में क्यों थी, पर यूपीएससी ये जरूर पूछ सकता है कि जो आपका प्रश्न उठाने की प्रक्रिया उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो संसद है, लोकसभा, यहाँ पे प्रश्न उठाने की प्रक्रिया क्या है और कैसे कैसे इसको लेकर के चलना होता है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं,
कौन से प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, कौन से प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, सारी चीजें शॉर्टकट में हम जानने वाले हैं। वे बताने की जरूरत नहीं कि जीएस के कौन से टॉपिक से जुड़ने वाला है। हालांकि दो आर्टिकल में पहले वाले मैं भूल चुका हूँ, तो मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। फिर यार मोटा मोटा आर्टिकल है, वो तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि कौन से पेपर में जुड़ने वाला हमारे। फिर भी चलिए अभी इस आर्टिकल के बारे में हम जानते हैं, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्न उठाने की प्रक्रिया क्या, अगर इसके बारे में हम कोशिश करें जानने की, तो लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 32 से 54 और अध्यक्ष लोकसभा के निर्देश 10 से 18 द्वारा शासित होते हैं। ये प्रश्न उठाने की प्रक्रिया जो होती है, यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम। अब यहाँ पे बात करें लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, यानी कि संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। तो उसके अलावा बात करें कि प्रश्न पूछने के लिए एक सांसद को पहले निचले सदन के महासचिव को, अब निचले सदन क्या होता है तो आप सभी को पता होगा कि लोकसभा को ही निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो इन लोकसभा के महासचिव को संबंधित नोटिस देना पड़ता है, इनको ये बताना पड़ता है कि भैया ये क्वेश्चन मुझे पूछना है और ये नोटिस है उसका कि मैं इस मंत्री से या इस विभाग के अध्यक्ष जो है, मंत्री जो है, उनसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये टॉपिक है और इसमें कोई अमानवीय भाषा का, कोई अगर्म्यपूर्ण भाषा की जगह मतलब कोई ऐसी वैसी भाषा का यूज नहीं किया गया, बाकी पूरी चीजों का ध्यान रखा गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि एक नोटिस देना होता है जिसमें प्रश्न पूछने के अपने इरादे की जानकारी देनी होती है। नोटिस में आमतौर पर प्रश्न का पाठ यानी कि क्या प्रश्न है उसके बारे में बताया जाता है कि मेरा ये क्वेश्चन है। जिस मंत्री को प्रश्न संबोधित किया गया उसका आधिकारिक पदनाम, यानी कि वो कौन सी पोस्ट पर मंत्री है। अब मान लीजिए गृह मंत्रालय को भेजा गया तो वहाँ पे आप वहाँ पे आप विद्युत मंत्रालय नहीं लिख सकते ना कि भैया विद्युत मंत्रालय के मंत्री जो है उनसे मैं ये जवाब चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो भी मंत्री से आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो उसका आधिकारिक नाम भी लिखिए कि कौन से पोस्ट पर है वो। वह तारीख जिस पर उत्तर वांछित है, यानी कि आपको डेट भी लिखनी है कि जिस पर आपको आंसर चाहिए होगा। मान लीजिए आज मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है, मैंने आप आज नोटिस डाला है, मैं इसमें लिखता हूँ कि 1 महीने बाद, ठीक 30 दिन बाद मुझे 15 तारीख को मुझे फिर से आंसर चाहिए, 15 नवंबर को। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि आपको डेट भी डालनी है। और यदि सांसद एक से अधिक प्रश्नों को नोटिस देता है तो वरीयता क्रम शामिल होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए 4 क्वेश्चन पूछे गए तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि पहले मुझे कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चाहिए, पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चाहिए। तो इस तरीके से आप वरीयता क्रम सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। एक सदस्य को किसी भी दिन मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए कुल मिलाकर प्रश्नों की 5 से अधिक सूचनाएं देने की अनुमति नहीं है। यानी एक दिन में कोई भी सदस्य मौखिक और लिखित दोनों उत्तरों को मिलाकर के मैक्सिमम 5 आंसर दे सकता है। इससे ज्यादा आंसर एक दिन में नहीं दे सकता है। अगर इससे ज्यादा देना तो फिर अगले सत्र की अवधि में दे सकता है इसका जवाब। यानी एक दिन में मैक्सिमम 5 आंसर दे सकता है, वो चाहे लिखित हुआ और चाहे वो आपका मौखिक हुआ, दोनों को मिला करके। उसके अलावा बात करें कि आमतौर पर प्रश्न पूछने की सूचना की जो अवधि होती है वो 15 दिन तक होती है। यानी कि आपको कोई भी प्रश्न पूछने से न्यूनतम 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है सामान्यतः। हालांकि आप आगे देखेंगे कि इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो वहाँ पे सामान्यतः अगर बात करें तो 15 दिन के पहले नोटिस आपको देना पड़ता है कि मैं इस बारे में इस मंत्री से ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ या पूछना चाहता हूँ। फिर उसके अलावा बात करें कि आपको तरीका जो तो 2 तरीके से कैसे कैसे, तो इसमें पहला है ऑनलाइन तरीका, दूसरा है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीका क्या है, तो यहाँ पे सदस्य पोर्टल के माध्यम से आप लॉगिन करिए, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए, जिसके ऊपर जो इनके ऊपर इल्जाम लगा कि सऊदी अरेबिया से लॉगिन हो रहे थे। तो एक तरीका ये होगा कि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करिए। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है कि संसदीय सूचना कार्यालय में उपलब्ध मुद्रित प्रपत्रों के माध्यम से, यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑफलाइन तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रपत्र है यानी कि एक तरीके का पेपर है जिसपे आप क्वेश्चन लिखेंगे और फिर वहाँ पे संबोधित करेंगे, अध्यक्ष को देंगे, फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी 2 तरीका है, ऑनलाइन भी हो गया और ऑफलाइन भी हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसके अलावा बात करें कि अगला चरण तब होता है जब अध्यक्ष निर्धारित नियमों के आलोक में प्रश्नों के नोटिस की जांच करता है। अब यहाँ पे अध्यक्ष ये देखता है कि भैया जो प्रश्न आया है वो उचित है कि नहीं, लोकसभा में पूछने लायक है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि कोई प्रश्न ये लिखे कि तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, तो ये तो पूछ नहीं सकते हो। तो ये अध्यक्ष ही अंतिम रूप से निर्णय लेता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, अब ये अध्यक्ष देखेगा कि ये पूछने लायक क्वेश्चन है कि नहीं। अगर अध्यक्ष कह देता है कि पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है और ये गलत क्वेश्चन है, खराब क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप किसी के घर के बारे में नहीं पूछ सकते, तो इस तरीके से इस नोटिस को यहीं पे खारिज कर दिया जाएगा। ये सारी बातें बताई जा रही है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि प्रश्नों की स्वीकार्यता की शर्तें क्या, यानी कि कोई प्रश्न कब एक्सेप्ट किया जाएगा, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, अगर उसके बारे में हम बात करें तो ऐसे कई नियम हैं जो एक सांसद द्वारा उठाए गए प्रश्न की स्वीकार्यता को नियंत्रित करते हैं। जैसे प्रश्नों में सामान्यतः 150 से अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उनमें तर्क वितर्क मान हानिकारक बयान नहीं होने चाहिए, उनकी आधिकारिक या सार्वजनिक क्षमता को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए, नीति के बड़े मुद्दों को उठाने वाले प्रश्नों की अनुमति नहीं है, क्योंकि किसी प्रश्न के उत्तर के सीमित दायरे में नीतियों का वर्णन करना संभव नहीं है। इसके अलावा कोई प्रश्न स्वीकार्य नहीं है यदि उसका विषय किसी अदालत या किसी अन्य न्यायाधिकरण या कानून के तहत गठित निकाय के समक्ष लंबित है या संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है।
कोई भी प्रश्न उन मामले पर जानकारी नहीं मांग सकता जो देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आसान भाषा में समझिए कि पहला इसकी शर्त ये है कि 150 से अधिक शब्दों में आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक आ गया कि तर्क वितर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वाहियात क्वेश्चन पूछ लिया आपने, हवा में कुछ भी पूछ लिया। अब आपने ये पूछ लिया पूछ लिया कि सूरज पूरब से क्यों उगता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ संसद के हिसाब से। दूसरा यहाँ पे एक आ रहा है कि किसी की मान हानि नहीं करना, कि आप क्वेश्चन पूछ तो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी की बदतमीजी कर रहे हैं, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा तीसरा कह रहे हैं कि व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है, अब इस मंत्री का जो उन्होंने काम किया उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल ठहरे, उससे जुड़ा आप क्वेश्चन पूछे कि भैया आपके पास ये मंत्रालय है, आपने अभी तक क्या किया है और आपके मंत्रालय के बारे में ये शिकायत है। आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्तिगत तौर पर कैसे, यानी कि किसी के व्यक्ति के आचरण पर, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने का सवाल यहाँ पे पैदा नहीं होता। आप किसी भी व्यक्ति के आचरण जो है, कैरेक्टर जो है, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते क्वेश्चन पूछते टाइम, ये बात की जा रही है। उसके अलावा जो नीति से संबंधित बड़े क्वेश्चन उसको आप नहीं पूछ सकते, क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा और टाइम जब लगेगा तो दूसरे सदस्यों का टाइम काटना पड़ेगा। यानी कि जो संसद की कार्यवाही, तो संसद का सत्र होता है, इसमें 1 घंटा 2 घंटा आप ही के क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा है, तो बाकी सबके क्वेश्चन का जवाब कब दिया जाएगा? उसी तरीके से बात करें कि अगर कोई मान लीजिए मामला है, अब ये अदालत के सामने लंबित है, यानी अदालत में इस पे विवाद चल रहा है, अदालत में इस पे बहस चल रही है, अदालत इसको देख रही है, तो अब इस मामले में संसद में बहस नहीं होगी, सीधी सी बात है। इसी तरीके से कोई न्यायाधिकरण हो गया, प्राधिकरण हो गया, फिर कोई संसदीय समिति, अगर इनके सामने भी कोई मामला रख दिया गया कि भैया आप इस मामले को देखिए, तो अब इस मामले को लेकर के आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो भी ऐसे क्वेश्चन, अब मान लीजिए देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर सकते हो, मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे ऑफिशियल सीक्रेट बता दो, तो भैया उस तरीके के क्वेश्चन आपको, उस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलने वाले, आप फालतू की मुझे ना लगाए बैठिए। अब अगर हम बात करें कि प्रश्न को कितने कैटेगरी में बांटा गया, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न टोटल 4 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से हो गए? तारांकित हो गया, अतारांकित हो गया, अल्प सूचना प्रश्न हो गया और निजी सदस्य को संबोधित प्रश्न हो गया। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। पहले बात करें तारांकित प्रश्न के बारे में। तो तारांकित प्रश्न एक सांसद द्वारा पूछा जाता है और प्रभारी मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए हम 2 लोग हैं, दोनों सांसद है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ भैया मुझे ये सवाल का जवाब दो, और आप जवाब देते हो, तो क्या मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नहीं, कि अच्छा ये ऐसे, तो चलो बताओ फिर ये कैसे हो गया? तो वही चीज यहाँ पे कि जब कोई मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है ना, तो फिर इसके अपोजिट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यानी कि कहते हैं ना कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, सामने वाले ने जवाब दिया, तो फिर आप उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये चीज कैसे होगी। तो वही बात कह रही है कि प्रत्येक सांसद को प्रतिदिन एक तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति है और इसके लिए कम से कम 15 दिन पहले आपको नोटिस जमा कराना होगा कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। उसके अलावा बात करें कि एक दिन में केवल 20 प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। मैक्सिमम 20 प्रश्नों को यहाँ पे लिया जा सकता है कि हाँ भैया ये 20 प्रश्न जिसका आपको उत्तर देने हैं। जब किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तो उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है अतारांकित प्रश्न। इसमें उत्तर लिखित रूप में दिया जा सकता है और जब उत्तर लिखित रूप में दिया जाए तो भैया जाहिर सी बात है कि इस पे आप पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। मतलब एक तो आपने 15 दिन पहले नोटिस जमा किया है, फिर उन्होंने 15 दिन बाद आपको जवाब दिया है, फिर आप फिर आप लेटर लिखते हो, 15 दिन पहले आप नोटिस दोगे, फिर इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है। वही बात यहाँ पे भी की जा रही है कि 15 दिन पहले आपको जमा करना होगा और एक दिन में केवल 230 प्रश्न ही लिखित उत्तर के लिए सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। उसके अलावा बात करें तारांकित प्रश्नों के विपरीत अतारांकित प्रश्न किसी भी अनुवर्ती प्रश्न की अनुमति नहीं देते हैं, वही पूरक क्वेश्चन जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पे नोट करके आपके लिए एक चीज लिखी गई है, ये जो डेटा होते हैं ना उसके बारे में बात करें। डेटा आपके लिए जो आंसर राइटिंग है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार तारांकित प्रश्न मुद्दों पर सरकार के विचारों और उसके नीतिगत झुकाव के बारे में जानने के लिए बेहतर अनुकूल माध्यम है। वहीं अतारांकित प्रश्न डेटा या सूचना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अधिक अनुकूल है। तो दोस्तों यहाँ पे पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च क्या है, तो ये एक फाउंडेशन है जो हमें बताती है जैसे ये संसद का सत्र कितना चल रहा है, लोकसभा में कितनी बैठक हो रही है, सारी चीजें हमें यहाँ पे बताती रहती है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा, पीआरएस लेजिस्लेटिव। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो ये है अल्प सूचना प्रश्न। तो आप नाम से देखिए कि अल्प सूचना यानी जिनको कम समय में सूचना देकर के पूछा जा सकता हो। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है कि अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित होते हैं, यानी कि बहुत इमरजेंसी हो गई, कोई मुद्दा हो गया, जैसे मान लीजिए कि मणिपुर में घटना हो गई थी, तो उसको लेकर के अगर कोई पूछना चाहता होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देना होता है। आप देखेंगे सामान्यतः तारांकित और अतारांकित 15 दिन का समय था, जबकि इसमें 10 दिन का समय दिया गया है। तारांकित प्रश्न की तरह उनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। अब इनका भी उत्तर जो है मौखिक रूप से दिया जाता है और जहां भी मौखिक रूप से उत्तर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पूरक प्रश्न पूछे जा सकते होंगे। उसके अलावा आता है निजी सदस्य से प्रश्न। तो आप नाम से देखने के निजी सदस्य, अब यहाँ पे कोई मंत्रालय और कोई चीज काम नहीं करती। यहाँ पे अगर आप सांसद है तो कोई भी सांसद आपसे पूछ सकते हैं, चाहे आप सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, तो कोई भी सांसद आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया आप सांसद हो, यहाँ से आपने क्या किया अपने गाँव के लिए, आपने क्या किया अपने शहर के लिए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है कि ये तब पूछा जाता है जब विषय किसी विधेयक, संकल्प या सदन के व्यवसाय से संबंधित किसी मामले में संबंधित होता है जिसके लिए वह संसद जिम्मेदार होता है। सरकारी दस्तावेज में कहा गया है
ऐसे प्रश्नों के लिए उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है जैसे किसी मंत्री को संबोधित प्रश्नों के मामले में ऐसे बदलाव के साथ जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझते हैं। यानी जैसे किसी मंत्री से सवाल पूछा जाता है उसी तरीके से किसी अन्य सांसद से, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, यानी कि जो सत्ता में या विपक्ष में हो, दोनों में से किसी भी सांसद से पूछा जा सकता है कि आप सांसद हैं, आप भी तो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, आपने कितना काम किया उसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें प्रश्न उठाने का महत्व क्या है, तो लोकसभा में प्रश्नकाल दस्तावेज के अनुसार प्रश्न पूछना एक सांसद का निहित और निरंकुश संसदीय अधिकार है। इस अभ्यास का उद्देश्य कार्यकारी कार्यों पर विधायी नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए एक संसदीय उपकरण के रूप में कार्य करना है। इसका उपयोग प्रशासन और सरकारी गतिविधि के पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करने, सरकारी नीतियों और योजनाओं की आलोचना करने, सरकारी खामियों पर प्रकाश डालने और मंत्रियों को आम अच्छे के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर सरकार इन प्रश्नों का उपयोग अपनी नीतियों और प्रशासन पर जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए कर सकती है। कभी कभी प्रश्न संसदीय आयोग के गठन, जांच न्यायालय या यहाँ तक कि एक कानून के अधिनियम की ओर ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी भाषा में समझिए ना, कि जैसे कोई चीज आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कोई पूछने वाले नहीं कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो फिर कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। वहीं अगर जैसे मान लीजिए कोई घर पे बड़े भैया हैं, अब वो पूछते हैं कि भैया तुमने आज ये पढ़ाई की नहीं, ये चैप्टर, चलो बता दो इस चैप्टर में ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है, या बता दो इस चैप्टर से आपको क्या मिला, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है, या फिर आपको क्वेश्चन दे दे पीवाईक्यू उसी चैप्टर से रिलेटेड, कि लो ये पीवाईक्यू करके दिखाओ, तब आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा कि यार कोई है जो मेरी जांच पड़ताल कर रहा है, भैया मुझे अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता बड़े वाले भैया पूछ लेंगे कि क्वेश्चन बताओ, तो कैसे बताऊंगा या फिर कैसे बताओगे, तो वो प्रेशर हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जब कोई क्वेश्चन पूछता है, और आप देखेंगे कि लोकसभा या राज्यसभा की बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हम लाइव देख पाते हैं, तो जनता देखती है ना कि भैया कोई क्वेश्चन पूछ रहा था और सामने वाला क्वेश्चन दे पाए, क्वेश्चन का आंसर दे पाए कि नहीं, फिर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली, इसी तरीके से बात की जा रही है। उसके अलावा सरकार अब ये भी जानने के लिए इन क्वेश्चन का उपयोग कर सकती है कि जो जनता है उसकी राय क्या है। जनता की राय कैसे जानती है, तो भैया जो सांसद है उसको किसने चुना, हमने तो चुना है, हमारी जनता ने तो चुना है। अब वो अलग बात है कि किन बेसिस पे चुनती है, मतलब उनका खैर छोड़िए, वो अलग मुद्दा है। तो फिर ये जनता की राय हुई, तो जो सांसद कह रहा है वो जनता की राय हो गई। अब आपने टॉपिक तो पढ़ लिया बड़े अच्छे से, बड़ा मजा आ रहा था पढ़ने में, तो चलो अब फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिएगा ना, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेगा और आप यहाँ पे ध्यान दे सत्य है या असत्य है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने एकदम सेम यूपीएससी के लेवल के। आप देखेंगे आपको खुद ये चीज फील होगी, मतलब आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आने वाला है। तो भैया ये हो गया एक क्वेश्चन, ये हो गया दो क्वेश्चन, ये हो गया तीन क्वेश्चन। इसी टॉपिक से मैंने तीन क्वेश्चन बना दिए प्री के लिए, और बल्कि एक आध क्वेश्चन और बन जाता, लेकिन मुझे लगा कि ज्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग इरिटेट हो जाओगे यार एक ही टॉपिक से इतना क्वेश्चन कैसे बन सकता है। दोस्तों एक और छोटा सा आर्टिकल है, ये भी आपके जीएस2 से जुड़ेगा क्योंकि पॉलिटी वाला सेक्शन है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। तो इसकी वजह से ये वियना कन्वेंशन चर्चा में आ गया। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को और उनके परिवार सहित तो वापस बुला लिया है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि हम इसको सेफली लेकर के निकल जाएंगे। फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, उसमें ये कहा कि भाई हमने ऐसे इसलिए किया है क्योंकि जो भारत मनमाने ढंग से ट्रीट कर रहा था हमारे राजनयिकों के साथ, उस तरीके से ध्यान नहीं दे रहा था हमारे राजनीतिकों के ऊपर, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती, उनके फैमिली वालों की जान खतरे में पड़ जाती। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको वापस बुला लिया। जबकि भारत ने ये कहा है भैया देखो आपके यहाँ पे हमारे सिर्फ 20 राजनयिक हैं, तो आप भी हमारे यहाँ पे 20 राजनयिक ही रखो। ये क्या है, तो ये हो गया समानता का अधिकार या समता का अधिकार, कि मतलब जितना हम करेंगे उतना ही आपको भी करना है। अगर हमारे 20 राजनयिक आपके यहाँ पे हैं, तो आपके भी 20 राजनयिक हमारे यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि ये लोग ज्यादा हैं, 20 से ज्यादा हैं, तो ये लोग हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, बार बार आपके और हमारे मुद्दों को लेकर के नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो इस वजह से आप बाकी के राजनयिकों को बुला लीजिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा। तो इन सब के बीच एक चीज चर्चा में आ गई, उसका नाम है वियना कॉन्वेंशन। अब एक तो वियना कॉन्वेंशन, दूसरा ये जो बात कर रहे हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि राजनयिकों से संबंधित वियना कॉन्वेंशन क्या है उसके बारे में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजनयिक संबंधों पर वियना कॉन्वेंशन क्या है। अगर उसके बारे में हम बात करना चाहें तो राजनयिक संबंधों पर वियना कॉन्वेंशन 1961 एक संयुक्त राष्ट्र संधि है जो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने और उचित संचार पैनल बनाए रखने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत और शर्तें निर्धारित करती है कि देशों को एक दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी कि राजनयिक संबंधी किससे जुड़ी हुई है, तो इससे जुड़ी है कि जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं जब ये दूसरे देश में जाते हैं तो इनके साथ कैसा ट्रीट करना है। यानी दोनों देशों के लिए बाध्यकारी होना चाहिए कि भैया आप ऐसे ट्रीट करिए, इसके लिए पूरा एक नियम कानून तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जा रहा है तो मनमाने ढंग से ट्रीट करिए, अब डिप्लोमेट्स के ऊपर ही मारने लग जाए। देखिए अब प्राचीन काल से देखेंगे एक तरीका ये रहा है कि जो भी खबर लेकर के आता है, यानी कि जो भी डिप्लोमेट्स होता है, कभी भी युद्ध में उसके ऊपर वार नहीं किया जाता है। यानी अगर कोई डिप्लोमेट्स है और वो कोई खबर लेकर आता है तो उसको आपको जान से नहीं मारना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। बाकी ऐसे सिद्धांत का एक प्रमुख उदाहरण राजनयिक छूट का है। यह राजनयिकों को उस देश द्वारा दिए गए कुछ कानूनों और करों से छूट का विशेषाधिकार है जिसमें वे तैनात होते हैं। अब जैसे आप देखें कि इंडिया में भी जो राजनयिक आते हैं तो इनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, इनको कर से छूट दी जाती है, और फिर इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर ये जुर्म करते भी तो उनके देश वाले इनको लेकर के जाएंगे, वो गिरफ्तार करेंगे, वो सजा देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो भी राजनयिक होते हैं उनको भी सारी सुविधाएं मिली होती है अन्य देशों में।
तो वही सारी चीजें। अच्छा, इसको किस लिए बनाया गया था? तो इसको इसलिए बनाया गया था ताकि राजनयिक मेजबान देश से डर कर या धमकी के बिना काम कर सके। अब मान लीजिए भैया कोई अपना देश छोड़ करके इंडिया में आ रहा है, फिर या इंडिया का कोई देश छोड़ करके इसराइल में जा रहा है, बताइए, या फिर फिलिस्तीन में जा रहा है, तो फिर वो कैसे काम करेगा? वो तो हमेशा डर के माहौल में जिएगा। तो इसलिए डर के माहौल में काम ना करे, वो पहले काम कर सके, इसलिए वियना कॉन्वेंशन अच्छे से लाया गया था। राजनयिक प्रतिरक्षा दो सम्मेलनों से आती है। कौन कौन से? तो 1961 कन्वेंशन और काउंसुलर रिलेशंस कन्वेंशन 1963, जिन्हें लोकप्रिय रूप से वियना कन्वेंशन कहा जाता है। तो इसमें दो शामिल है। कौन कौन से? तो 1961 का कन्वेंशन शामिल है और 1963 का काउंसुलर रिलेशंस कन्वेंशन शामिल है। तो ये दो यहाँ पे पक्ष हैं जिसको मिलाकर के वियना कन्वेंशन कहा जाता है। 1961 कन्वेंशन क्या कहता है? तो ये कहता है कि अनुच्छेद 29 इसका, एक राजनयिक एजेंट का व्यक्तित्व अनुल्लंघनीय है, वह किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या हिरासत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्राप्तकर्ता राज्य उसके साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करेगा और उसके व्यक्तित्व, स्वतंत्रता या गरिमा पर किसी भी हमले को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा। उसके अलावा बात करें कि आज 193 देशों ने इस सम्मेलन को मंजूरी दे दी है, जिसका अर्थ है कि ये लोग चाहते हैं कि ये बाध्यकारी रूप से लागू होना चाहिए, ताकि दोनों देशों के डिप्लोमेट्स अच्छे से काम कर सके, बिना किसी डर के, बिना किसी धमकी के, बिना किसी भय के, और उनकी जान का खतरा भी ना रहे। भारत ने 1972 के राजनयिक संबंध वियना कॉन्वेंशन अधिनियम के माध्यम से इसकी पुष्टि कर दी है। राजनयिकों को वापस बुलाने के बारे में 1961 का वियना जो कॉन्वेंशन जो क्या कहता है, मतलब इसमें क्या प्रावधान किया कि अगर किसी राजनयिक को वापस बुलाना, तो इसमें बात कह रही है कन्वेंशन के अनुच्छेद 9। इसमें कहा गया कि प्राप्तकर्ता राज्य, यानी जहाँ पे डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, यानी कनाडा के डिप्लोमेट्स अगर भारत में थे तो भारत हो गया प्राप्तकर्ता राज्य, और अगर भारत के डिप्लोमेट्स कनाडा में थे तो ये कनाडा हो गया प्राप्तकर्ता राज्य। किसी भी समय और अपने निर्णय की व्याख्या के किए बिना, यानी कि भैया किसी भी समय जब वो चाहे तब, और अपने निर्णय के बारे में उनको बताने की आवश्यकता, उन्हें कारण बताने की जरूरत नहीं है। भेजने वाले राज्य को सूचित कर सकता है कि मिशन का प्रमुख या मिशन के राजनयिक स्टाफ का कोई भी सदस्य अवांछित है और इसको वापस ले जाओ। अवांछित मतलब अननेसेसरी है, फालतू का है। इसमें कहा गया ऐसे किसी भी मामले में भेजने वाला राज्य जैसा उचित हो, संबंधित व्यक्ति को या तो वापस बुला लेगा या मिशन के साथ उसके कार्यों को समाप्त कर देगा। इसके अलावा यदि भेजने वाला राज्य उचित अवधि के भीतर अपने दायित्व को पूरा करने से इनकार करता है या विफल रहता है, अर्थात यदि वे अपने राजनयिकों को वापस बुलाने से इनकार करते हैं, तो प्राप्तकर्ता राज्य संबंधित व्यक्ति को मिशन के सदस्य के रूप में मान्यता देने से इनकार कर सकता है। मुद्दा समझिए, जैसे जब मुद्दा हुआ था इंडिया और कनाडा वाला, तो भारत ने क्या कहा था कि 5 दिनों के भीतर भैया अपने राजनयिकों को वापस लेकर चल जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये 5 दिनों के भीतर कनाडा अपने राजनयिकों को वापस लेकर के नहीं जाता, तो इंडिया में इनकी मान्यता समाप्त हो जाती है कि ये कनाडा की तरफ से राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स, इनकी मान्यता समाप्त हो जाती है, तो इनको भी सामान्य नागरिक के तरीके से ट्रीट किया जाता है। और अगर इनके पास वीजा नहीं होता तो इनको भी अरेस्ट करने की संभावना बन जाती। भैया आप अवैध प्रवासी हो। क्यों? क्योंकि भैया हमने तो मान्यता समाप्त कर दी, हमने आपके देश को बता दिया था कि 5 दिन के भीतर ले जाओ। आपका देश लेकर के नहीं गए तो आपकी गलती है। तो वो बात यहाँ पे बताई जा रही है। उसके अलावा इस कन्वेंशन का अनुच्छेद 11 में कहा गया है, मिशन के आकार के बारे में विशिष्ट समझौते की अनुपस्थिति में प्राप्तकर्ता राज्यों को यह आवश्यकता हो सकती है कि मिशन का आकार उसके द्वारा उचित समझे जाने वाली सीमा के भीतर रखा जाए। 2017 के आसपास रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी समानता के सिद्धांत पर एक दूसरे के राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा और अपने संबंधों में गिरावट के बाद अपने मिशनों की उपस्थिति कम कर दी। अब यहाँ पे जो अनुच्छेद 11 है वो ये कहता है कि भैया देखो, जो वियना कन्वेंशन हुआ था इसके तहत ये तय नहीं किया गया था कि एक देश में मैक्सिमम या मिनिमम कितने डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, और ये तय करना भी ठीक नहीं, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे कैसी जरूरत है। तो फिर आप डिप्लोमेट्स कैसे तय कर सकते हो? कौन से देश के लिए कितने डिप्लोमेट्स होंगे, कैसे कोई एक ही देश तय कर सकता है? तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि इसके लिए तो कोई डिप्लोमेट्स की संख्या तय नहीं की गई थी। तो फिर वो भाई हम अपने हिसाब से देख लें कि हमें कितनी जरूरत है और कितना नहीं। अगर हमें लगता है कि हमें 10 की जरूरत है तो हम यहाँ पे 20 को क्यों रखेंगे? 20 को फालतू में 10 लोग को हम एक्स्ट्रा अधिकार क्यों देंगे? इनको कर से छूट देंगे तो हमारे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इनको गिरफ्तारी से छूट देंगे। मान लीजिए लोग फालतू में मनमानी हरकतें कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये था मुद्दा। ये टॉपिक यहीं तक हुआ। अब आपके पीवाईक्यू की बारी। तो भैया GS1 का क्वेश्चन है और अब आपको ये डेली बेसिस पे क्वेश्चन मिलने वाला है। कल GS2 का मिलेगा, फिर GS3 का, फिर GS4 का, उसके बाद फिर आपको एससी मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम को विवेचना कीजिए। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए टेलीग्राम पे मिलने वाला है, और वो भी हमने कल या परसों उस टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर क्वेश्चन अपलोड करने के कुछ समय बाद, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे बाद ही, क्योंकि भैया ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो, तो उसके बाद मैं आप लोग को उसका मॉडल आंसर भी भेजने वाला हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए भैया, अब बहुत फायदा होने वाला है। और टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को हम लोग अच्छे से लेके चलने वाले हैं। अब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना फायदा उठा पाते हो। मैं आपको एक आर्टिकल रोज पढ़ने के लिए भेजता हूँ ताकि आप लोग इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, आप लोग को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत ना हो। फिर इसी तरीके से अब आप लोग को आंसर राइटिंग के लिए भी आपको क्वेश्चन मिलेगा टेलीग्राम पे, और पीडीएफ तो मिलती है, खैर पीडीएफ अलग मिलता है। और फिर जो क्वेश्चन मिलेगा उसका काफी टाइम के बाद आपको फिर यहाँ पे मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग अपना आंसर राइटिंग भी कर लीजिए। और फिर वीडियो में तो देखिए आपको क्वेटेशन मिल गई, आर्टिकल डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, पीवाईक्यू एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी डिस्कस कर लिया। अब आपको क्या चाहिए? अगर आपको ये पहले अच्छी लग रही है तो भैया आप लाइक करिए,
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वही बोलते हैं। ये वाली लाइन मेरे अभी तक सही से याद नहीं हुई कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे कुछ बोलते हैं ना, अच्छे से बोलो उसको, वो वाली लाइन सही से याद नहीं हुई है। हालाँकि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी करिए। हालाँकि आपको डिसलाइक दिखाता नहीं, पर वो यहाँ पे पता चल जाता है कि कितने लोगों ने डिसलाइक कर रखा है। तो अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करिए। अगर आपको कोई शिकायत, समस्या, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स 24/7 ओपन है। अगर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में नहीं कर सकते तो ये रही ईमेल आईडी नहीं बदली है, भले से चैनल का नाम बदल गया है, ठीक है, और यहाँ पे टेलीग्राम का नाम अपडेट कर दूंगा मैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आएगा। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। जो भी बोलने में गलती उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए IS एडू चैनल।